अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अब जब नगर निकाय के चुनाव संपन्न हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगमों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। नगर पालिका और पंचायत में उसे हार का भी सामना करना पड़ा। विपक्ष ने वहां स्थान मजबूत करने की कोशिश की। अब विपक्ष में समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हुआ है। तो विपक्ष में यहां दो पार्टियां हैं, एक बहुत मजबूत है समाजवादी पार्टी और दूसरा उससे कम मजबूत है बहुजन समाज पार्टी। आज इत्तेफाक से दोनों ने अपने अपने यहां रिव्यू मीटिंग लगाई थी कि वो हारे क्यों और 24 में बीजेपी का मुकाबला वो कैसे करेंगे। आज की परिचर्चा में हम ये समझेंगे, जानेंगे, एनालिसिस करेंगे कि 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर यहां का अपोजिशन बीजेपी को क्या टक्कर दे पाएगा, बीजेपी के लिए क्या राह बिल्कुल आसान है या फिर उत्तर प्रदेश में भिड़ंत बड़ी करारी होगी और देखना पड़ेगा कौन किस पर होगा भारी। आज की परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहनों भाइयों, आज बड़ी समीक्षा बैठकों का दौर चल रहा है। आज समाजवादी पार्टी में एक बड़ी समीक्षा बैठक हुई, बहुजन समाज पार्टी में भी एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इन दोनों समीक्षा बैठकों के जरिए दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने यह समझने की कोशिश की कि वो हारे क्यों। तो आइए पहले चर्चा करते हैं मायावती की। मायावती ने आज उत्तर प्रदेश में छोटे बड़े तकरीबन सभी पदाधिकारियों को आमंत्रित किया था, बुलाया था और एक बड़ी वृहद रिव्यू मीटिंग की। मायावती का यह मानना है कि वोट हमारा राज तुम्हारा अब नहीं चलेगा। पहली बार मायावती अपने लोगों के बीच बहुत मुखर थी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और ये कहा कि छल बल दल और पुलिस के दम पर यह चुनाव जीता गया है। मायावती का अगला फोकस महंगाई बेरोजगारी भी है, लेकिन यह सिर्फ बैठक में। फिर उन्होंने कहा कि पार्टी धन्ना सेठों की नहीं है, इसलिए फाइनेंशियली इसको स्ट्रांग करिए। इस बात से बसपा वाले हमेशा बड़े परेशान रहते हैं, ये वाला जो फैक्टर है। बाकी सब फैक्टर उन्हें सूट करते हैं। तो मायावती ने आने वाले दिनों में बहुत वृहद अभियान बूथ स्तर पर चलाने का भी ऐलान किया और अपनी पार्टी के मनोबल टूट रहे नेताओं का उन्होंने उत्साह भी बढ़ाया है ताकि वो बीजेपी का मुकाबला कर सकें। मायावती ने मीटिंग में आज ये भी कहा कि बीएसपी ही अकेली ऐसी पार्टी है जो बीजेपी से मुकाबला कर सकती है। अब ये थोड़ा एनालिसिस का बात है कि मायावती की इस बात में कितना दम है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही, 12.5% वोट शेयर की पार्टी, इसलिए उनकी स्ट्रेटजी भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। 80 की 80 सीटों पर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। किसी प्रकार का कोई अलायंस किसी के साथ करने की उनकी कोई योजना नहीं है। लेकिन बहनों भाइयों, यह प्रारंभिक बयान है। नेता कब कन्वीनियंस के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर चुनाव बदल लेते हैं, इसका आइडिया किसी को नहीं है। तो मायावती की यह स्ट्रेटजी है। अब आइए समाजवादी पार्टी की तरफ चलते हैं। आज समाजवादी पार्टी ने भी अपने नवनिर्वाचित महापौरों को, पालिका चेयरमैनों को, टाउन एरिया से भी पार्टी के पदाधिकारियों को और कुछ चुनिंदा लोगों को जो इस रणनीति में सम्मिलित थे उनको आमंत्रित किया। अखिलेश यादव का मीटिंग में स्पष्ट कहना था आज की समीक्षा बैठक में कि भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस के दम पर यह चुनाव जीता है। वैसे समाजवादी पार्टी हावी है। समाजवादी पार्टी बीजेपी का बहुत बड़ा मुकाबला की है, कड़ा मुकाबला की है, लेकिन बीजेपी ने पुलिस के दम पर बहुत जगहों पर परिणाम बदले हैं, ज्यादतियाँ की हैं, तमाम आरोप लगाए उन्होंने। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात अखिलेश यादव ने कही, अलायंस किससे करेंगे इस पर वो खामोश हैं। अलायंस के विकल्प उनके पास खुले हुए हैं। जो जहां लड़ता हुआ दिखेगा उसके साथ वो आगे बढ़ेंगे। इस बयान के बहनों भाइयों बड़े मायने हैं। इस बयान का एक लार्जर पर्सपेक्टिव देखें तो कुछ और दल भी सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे क्या कांग्रेस और सोशलिस्ट अलायंस यानी समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ सकती है? वैसे अभी तक, आज की डेट तक ऐसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन राजनीति और क्रिकेट संभावनाओं का खेल है। तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। छोटे छोटे दल भी इकट्ठे हो सकते हैं। 2022 वाली तस्वीर भी उत्पन्न हो सकती है।
और एक बात और उन्होंने कही, जैसे मायावती ने कही अपने लोगों को, कि 2024 की तैयारी में अभी से जुट जाइए, बीजेपी ढलान पर है और ये मुनासिब वक्त है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश से हटाया जाए। लेकिन क्या ये सिर्फ समीक्षा बैठक में इतनी बात कह देने मात्र से विपक्ष बीजेपी का मुकाबला कर पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में बहुत माइटी पॉलिटिकल पावर है। 2014, 2017, 2019, 2022 पंचायत के चुनाव और उसके बाद नगर निकाय के चुनाव और कई बाई इलेक्शंस, बीजेपी निर्विवाद रूप से उत्तर प्रदेश में अपने जनाधार को मजबूत कर रही है, ताकतवर कर रही है, वोट प्रतिशत भी बढ़ा रही है, सीटों में भी इजाफा कर रही है। तो बीजेपी की स्ट्रेटजी से विपक्ष सिर्फ रिव्यू मीटिंग करके निपट पाएगा, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन यह भी बात महत्वपूर्ण है कि बीजेपी के लिए राह बहुत आसान भी नहीं है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पालिका और पंचायत यानी टाउन एरिया में भारतीय जनता पार्टी को 355 टाउन एरिया हारी है और 108 पालिका बीजेपी हार गई है। लेकिन बीजेपी के लिए हर्ष का विषय है 17 की 17 नगर निगम सीटें जीत लेना। ये उसकी खूबी है, यानी बड़े शहरों में उन्होंने पहले से अधिक अपने जनाधार को बढ़ाया है। ये टाउन एरिया और पालिका क्या होते हैं, इसमें कुछ अर्बन एरिया भी, रूरल एरिया भी सम्मिलित होता है और वोटिंग पैटर्न भी बहुत एग्रेसिव होता है। तो बीजेपी यहाँ पिछड़ी है, लेकिन बड़े शहरों में बीजेपी आगे बढ़ी है। लेकिन क्या ये सब मिलकर भी बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे? आज की हमारी परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। कुछ स्टेटमेंट सुने आप। हम सबको साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ जनता के बीच में है और हमारी पार्टी वोट बैंक के रूप में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। हमने किसी का तुष्टीकरण नहीं किया। हम सबको साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि प्रदेश की जनता ने मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में बड़ा जनादेश दिया है और हम उसका सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे। स्थानीय निकाय चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं उससे महसूस हो रहा है कि समाजवादी पार्टी 2024 में निश्चित केंद्र की सरकार की कुर्सी को हिलाने का काम करेंगे, क्योंकि परसेंटेज आप देख लीजिए और जनता में जो आक्रोश है वर्तमान सरकार के प्रति। तैयारी वर्कर को करनी है, पदाधिकारियों को उसको बूस्ट करना है। तो इस काम के लिए 22 तारीख को हम समीक्षा के साथ साथ अपना तय करेंगे किस तरीके से हमें आने वाले चुनाव को लड़ना है, उसकी भी तैयारी करेंगे। मुद्दे रहे कि कैसे बहुजन समाज पार्टी को पुनः मजबूत किया जाए और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए हम लोग कैसे तैयारी करें, वो रणनीति बताई गई। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनोज यादव काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, ब्रजेश शुक्ला जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं, और मेरे साथ वैभव माहेश्वरी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस संपूर्ण राजनीतिक परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। संजय चौधरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं कि नगर निकाय के परिणाम अब बिल्कुल स्पष्ट हो गए हैं। नगर निगम, पालिका और टाउन एरिया सबके रिजल्ट कमोबेश सामने हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी के लिए राह बिल्कुल आसान है, चुनौतियां आपके लिए बहुत अधिक बढ़ गई हैं और स्पेशली पालिका और टाउन एरिया के क्षेत्रों में तो ज़्यादा बढ़ी हैं। शहर आपने भले जीत लिए हों, बड़े शहर, लेकिन दूसरी जगहों पर चुनौतियां बढ़ी हैं। तो जो आपका दावा है कि 80 में 75 या 80 में 78 या 80 में 80 जीतेंगे, वो दावा फिलहाल जो पालिका और टाउन एरिया के रिजल्ट्स आए हैं उन दावों पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। ब्रजेश जी, जो उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय का चुनाव है वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त किया है। न केवल नगर निकाय में बल्कि नगर पंचायत और नगर पालिका में भी पहले से ज़्यादा बेहतर करके भारतीय जनता पार्टी ने जनता का विश्वास हासिल किया है, चाहे वो छोटे शहर हों या वो कस्बा हो। पहले की तुलना में भारतीय जनता पार्टी की जो टैली है वो कस्बों में भी बढ़ी है और छोटे शहरों में भी बढ़ी है। पिछली बार की तुलना में ही नहीं, अभी तक का सबसे ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने न केवल बड़े शहरों में किया है बल्कि छोटे शहरों और कस्बों में भी करके दिखाया है। ये सामान्य स्थिति है। अगर हम उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों को बीते सालों से देखें तो जो
नगर पंचायत का चुनाव है, वहां कई स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी कई वर्षों में समाजवादी पार्टी से नंबर 2 की स्थिति में रही है। लेकिन इस बार का चुनाव ऐसा है कि तीनों ही डिफरेंट फ्लैंक्स में, तीनों ही स्तरों पर भारतीय जनता पार्टी ने नंबर 1 की स्थिति प्राप्त की है। यह पहली बार हुआ है। और दूसरी बार जो नया परिवर्तन है वो ये है कि सकारात्मक आधार पर भारतीय जनता पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी की सोच थी कि हम अपने विस्तृत जनाधार को और बड़ा विकसित करेंगे, निश्चित रूप से पसमंदा मुसलमानों में भी भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से परचम फैलाया है, वहां भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को विश्वास दिया है। वो भारतीय जनता पार्टी की इस नीति के आधार पर है कि हम तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे, लेकिन विकास में हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। सबका विकास होगा और इसीलिए आज आपने उम्मीद करता हूं कि मायावती का स्टेटमेंट जो जारी हुआ है वो आपने जरूर पढ़ा होगा। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी द्वारा अपनी जन विरोधी नीतियों, गलत कार्यकलापों, चुनाव पर प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, द्वेषपूर्ण और दमनकारी व्यवहार किया है आपने। ब्रजेश भाई, मैंने उनका स्टेटमेंट भी पढ़ा है और आज की एक राजनीतिक घटना भी मैंने देखी है। एक विरोधी दल होने के नाते मायावती जी ने जरूर इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और बड़ी घटना है कि स्वाभाविक हार को सामने देखते हुए भी समाजवादी पार्टी ने केवल हारने के लिए एमएलसी के चुनाव में कैसे हम हारें, इसको करने के लिए भी उन्होंने प्रत्याशी बट ये तो नेवर गिव अप एटीट्यूड है। समाजवादी पार्टी, आपको क्यों लगता है कि आपको निर्विवाद और अकेला रास्ता दे दिया जाए? लेट्स फाइट, आप लड़िए। आप ये क्यों अपेक्षा करते हैं कि विपक्ष आपको ऐसे ही जीत जाने दे? नहीं, मुझे नहीं लगता। लेकिन राजनीति के विश्लेषक के रूप में और एक महत्वपूर्ण पत्रकार के बड़े लंबे जीवन के बिताने के बावजूद अगर आगे बढ़ना है तो एक बच्चा होता है कि जैसे सुबह उसके माँ कान अमेठ देती है, लगातार अमेठ देती है, किसी दिन नहीं अमेठती है तो उसको अस्वाभाविक लगता है। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को भी हार की आदत लग गई है, इसीलिए केवल चुनाव में हारने के लिए एमएलसी तो उन्हें हारने दीजिए, बट चुनाव तो लड़िए। नामांकन आप ये क्यों अपेक्षा करते हैं कि आपको निर्विरोध चुने जाने दें? ये कौन सी जिद है? नहीं, हम बिल्कुल नहीं करते। अभी वो हारेंगे, उनका सामने आ जाएगा, तब आप इसी डिबेट में कहना देखो फिर सपा को हरा के आए हैं। देखिए, हम निश्चित रूप से कहेंगे और आप जानिए कि इसी प्रकार के जैसे मायावती जी का स्टेटमेंट आया है, वैसे ही हम समाजवादी पार्टी का भी स्टेटमेंट इस चुनाव के बाद भी देखेंगे जी। तो मुझे लगता है मायावती इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती थी, आज आपके लिए इतने कड़े शब्द बोल रही हैं, कोई तो बात होगी। नहीं, मायावती जी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कड़े शब्दों का प्रयोग करती रही और हमने देखा है कि जब स्थानीय निकाय के चुनाव में वो बहुत मुसलमानों को लड़ा रही थी, तब भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मुझको लगता है कि जिस दिन प्रत्याशी घोषित हुआ है उस दिन का अगर आप ट्वीट देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है और हम नगर निकाय के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएंगे। निश्चित रूप से मायावती जी का स्टेटमेंट एक हास्यास्पद स्टेटमेंट है, वो राजनीतिक आधार पर दिया हुआ है, लेकिन हम मायावती को बहुत सीरियस नहीं लेते हैं अपने विस्तृत नहीं। मुझे लगता है कि जिनका उत्तर प्रदेश के अंदर एक विधायक हो उन्हें बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। आपकी मोहब्बत में यह हाल कर लिया और आप ऐसे कह रहे हो, कुछ तो सोचो। नहीं, बिल्कुल एकदम जो वास्तविकता है वो मैंने आपको। मनोज यादव काका मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपको क्या लगता है कि आप सिर्फ एक रिव्यू मीटिंग कर लेंगे, अपने विधायकों और नेताओं को संबोधित कर देंगे और उन्हें कहेंगे कि देखिए बीजेपी कायरों की पार्टी है, ढलान पे है, हार रही है, पुलिस ने डंडा चला दिया, दमन हुआ, इसलिए बीजेपी जीत गई? लेकिन ये हर बार का एक्सक्यूज है। आपके पास कोई ठोस तैयारी है बीजेपी से लड़ने के लिए या सिर्फ बातें और रिव्यू है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी बात कहते हैं, जो वक्तव्य भी देते हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण होता है। और आज उन्होंने जो शब्द कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कायरों की पार्टी है, वो बड़ा ही प्रासंगिक शब्द उन्होंने कहा और उससे और कड़े शब्दों का प्रयोग सब लोग कर रहे हैं। जानते हैं क्या हुआ साहब? कौन लोग कायर होते हैं? जो द्वापर में हुआ वो हुआ चंदौली में। भारतीय जनता पार्टी हमारे जनपद चंदौली में नगर पालिका परिषद मुगलसराय हार गई
और वहां एक सोनू किन्नर जीत गए निर्दल। भारतीय जनता पार्टी के कायरों ने उस किन्नर का 4 घंटे रिजल्ट रोके रखा। और जो तस्वीरें आई मैं समझता हूं कि आपके चैनल के पास भी आई और पूरी दुनिया में जो तस्वीरें गई उससे पूरे दुनिया में हमारे लोकतंत्र की क्या मर्यादा बची हो। पर एक घटना से आप किसी को कायर कह सकते हैं। अब सुन तो लीजिए साहब, उस नंगे होकर के लोगों ने हाथों में लाठियां लेकर के तब अपना लोकतंत्र और अपना रिजल्ट लोग लाए। हम लोगों ने लगातार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लगातार आप तक भी तस्वीरें सारे चैनलों को और बात करती रही समाजवादी पार्टी की कुछ तो शर्म करो। तो इसलिए ये काम कायर लोग ही कर सकते हैं। दूसरी बात ये, आप ये कह रहे हैं कि एक जीत से नहीं, समाजवादी पार्टी अगर आप अध्ययन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी 544 नगर पंचायत में सिर्फ 191 जीती, 200 नगर पालिका परिषद में मात्र 83 जीती, सारे अपोजिशन 300 से ज्यादा अपोजिशन ने जीता। वहां भी अगर महापौर ये भी बता दो कि 17 में 17 वो नगर निगम जीते हैं, ये भी बोल दो। मेरी पार्टी तो आपके संज्ञान हेतु बता रहे हैं, पहली बार वो जीते हैं, आप नहीं। इस चुनाव को सिंबल में लड़ी है और मेरे पार्टी का जो प्रदर्शन है वो सबसे बेहतरीन। ये भारतीय जनता पार्टी का बाजार है। अब भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की हार नहीं पचा पा रही, कई उपचुनावों की हार नहीं पचा पा रही दूसरे प्रांतों में, और भारतीय जनता पार्टी अब सोच रही कि कैसे अपना बाजार बनाए रखें। तो अब जो सवाल है, और इन्होंने कहा कि हम तो सभी को चाहते हैं। कहां चाहते हैं? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग का रिजल्ट आया, देखा आपने? 1448 में पिछड़ों को 27% के जगह मात्र 139 सीट दी गई, दलितों का हक काटा गया। कहां आज उत्तर प्रदेश के सड़कों में आपने आंख नहीं खोला? आपने नहीं देखा कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पर पूरा उत्तर प्रदेश से आया हुआ बेरोजगार युवा लाठियां खा रहा था, उसको जेल भेजा गया? आपने ये नहीं देखा? आपसे मैं पूछना चाहूं कि 2018 के बाद कौन सी भर्ती आई? आपने शिक्षक भर्ती क्यों नहीं करी? आपने पूरे उत्तर प्रदेश में तांडव चलाया, पूरे उत्तर प्रदेश में। पर ये जो मुद्दे बना रहे हैं चुनाव के समय, तो ये मुद्दे होते नहीं है। आजमगढ़ में जो समीक्षा हुई है, अरे साहब हमेशा होते, मुद्दे कभी मरते हैं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा। आपने बताइए, आपकी पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं बीजेपी ढलान पर है। ढलान पर नहीं है, पीक की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, जो पहले 14 जीते थे, इस बार 17 जीत के आए हैं। ढलान कहाँ है? आप देखिए तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। आप जनपद का नाम बताऊं? आजमगढ़ में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, सहारनपुर में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, बहुत जगहों पे भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। और कर्नाटक के लोगों ने यह बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी अब ढलान पर है। और वही जो बेरोजगारी और जो जिस तरह भ्रष्टाचार कर्नाटक में ही नहीं 40% है, उत्तर प्रदेश के थाना तहसील से लेकर के उसके जिला मुख्यालयों तक में आज 40% नहीं 80% बढ़ा हुआ है भ्रष्टाचार। और मैं समझता हूं कि पूरे देश के लोग ये मान चुके हैं और ये जानते हैं कि उनके अच्छे दिन तभी आएंगे जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार से बेदखल हो जाएगी। और आपको आश्वस्त करते हैं कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी गठबंधन हरा के रहेगा उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ रिव्यू मीटिंग करके, रिव्यू मीटिंग में नहीं, हमारे लोग सड़कों पे है, हमारे लोग सड़कों पे। आप जनपद बताइए, मैं सवाल बताता हूं साहब। आप 75 जनपद, ये चलता है ओडीओपी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। चंदौली में काला चावल हजारों कुंटल किसानों का है, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बोल चुके हैं। किसान का चावल सड़ रहा है। एक जनपद का उदाहरण दे रहा हूं। धन्यवाद। तो ये सरकार प्रियंका गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। आपके चेहरे पे जो मायूसी और दुख के भाव हैं, हम लोग समझ सकते हैं। कांग्रेस की जो हालत उत्तर प्रदेश के भीतर हुई है, कुछ सबक लिया आपने कम से कम? चलो, ये तो रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं बसपा वाले, सपा वाले, आपके पास तो उसको भी फुर्सत नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, अगर हम 24 की बात करेंगे तो हम कर्नाटक नहीं भूल सकते। कर्नाटक को एक राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में जरूर देखना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को जरूर देखना चाहिए, और वो कर भी रही है। ऐसा नहीं है कि आप देखिए, हिंदी भाषी राज्य है मैडम जी, उसकी तुलना आप उत्तर प्रदेश से कहाँ कर लेंगी? कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में जमीन आसमान का अंतर। नहीं, देखिए 24 के चुनाव की अगर बात होगी तो आप छोड़ कैसे देंगे? कर्नाटक को भी नहीं छोड़ देंगे, फिर महाराष्ट्र भी नहीं छोड़ देंगे, तो फिर राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी नहीं छोड़ पाएंगे, मध्य प्रदेश भी नहीं छोड़ पाएंगे। लगातार जहां जहां चुनाव है वहां भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी आत्म जो मंथन होता है उसमें पूरी तरीके से लगी हुई है। आप ये बताइए कि जो पोस्टर है उसमें से मोदी जी के फोटो गायब करने तक की बात हो चुकी है, जो जहां जहां भी स्टेट में चुनाव है, क्योंकि चेहरा तो बचाना पड़ेगा ना, कोई और तो चेहरा है ही नहीं इनके पास। फोटो लगाएं, क्या उससे कांग्रेस कोट मिल जाएगा? क्या ये चाहे जिसकी लगा लें,
कमल का फूल लगा लें, कांग्रेस को मोदी तो लगा लें, मिलना योगी स्टार्ट लगा, हो गया है। आप क्या कर रहे हो ये मुझे बताओ। नहीं, कांग्रेस को तो वोट मिलना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वो सामने आ गया है। तो ये पोस्टर लगाए ना, हमें पोस्टर की क्या जरूरत है? हम तो एक भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, तो लोगों को समझ में आता है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो मकसद है वो जनता से जुड़ा हुआ यूपी मकसद में भी है। होगी ऐसी कोई यात्रा? बिल्कुल होगी। कब होगी? आप देखिए, यूपी हमारा जो है सबसे बड़ा जो है एक राज्य है जहां पर 80 सीटें हैं, और मैं समझती हूँ पूरी तरह से फोकस किया जिसको जाएगा। आपकी पार्टी ने लावारिस छोड़ रखा है? नहीं, ये कैसे आप कह सकते हैं? उत्तर प्रदेश में हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रांतीय अध्यक्ष हैं, लगातार वो अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं, लगातार वो जो है चुनाव की रणनीति बनाते चले आ रहे हैं। और आप देखिएगा कि इस बार जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में वो भी मुद्दों का चुनाव होगा, मैडम, तो क्योंकि मुझे अभी बता तक जो है दीजिए कि मुद्दों आप से लोग- भटकाने का जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो अब समय निकल चुका है। तो क्योंकि आप अब तो लोग कब सवाल ये पूछेगी ना समीक्षा जनता, करेंगे? जो कब- आपकी योजनाएं थी, जिन योजनाओं के दम पे आप लोगों को सिर्फ एक लॉलीपॉप दिखाते रहे, वो तो योजनाएं कोई अब धरातल पे आत्मचिंतन, हैं कहाँ? आत्ममंथन भी होगा आपके यहाँ, या सिर्फ यही चलेगा कि कर्नाटक जीत लिए? नहीं, कर्नाटक जीतना कोई छोटी चीज नहीं है। कर्नाटक जो हमने जीता है, मैं उसके लिए 4 बार बधाई देता हूँ, पर उत्तर प्रदेश का मुझे बताओ मैडम। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की भी बात कर रही हूँ। जो बयार चल रही है बदलाव की, उत्तर प्रदेश में भी नजर आ रही है। आप देखिए, लोगों का बात करने का तरीका बदल गया है, विपक्ष की जो सोचने की स्थिति थी वो बदल चुकी है। बदलाव तो हो रहा है ना, मायावती ने उसको आज तो साफ accept साफ करना आप लोगों पड़ेगा। के मुंह पे कह दिया कि कोई अलायंस नहीं करेंगे। मायावती जी किसके प्रेशर में, वो समाजवादी तो आप पार्टी भी आपको जानते हैं, भाव हम भी नहीं दे जानते रही हैं, और है। आपके दर्शक भी अकेले जानते हैं। जाएंगी? अकेले नहीं, ये देखिए, आप ये अगर अलायंस की बात करेंगे तो मैं कहूंगी अलायंस के प्रारूप भी अलग होते हैं, पोस्ट भी होता है, प्री भी होता है, और किसके साथ होता है किसके साथ नहीं होगा ये समय आपको तो कांग्रेस बताएगा। ये दरवाजा खुला रख रही है कि उत्तर बिल्कुल। प्रदेश में आप अलायंस में दिलचस्पी है? बिल्कुल है ब्रजेश जी। किसके साथ? ये तो समय ही बताएगा, जिसकी विचारधारा हमसे मिलेगी, फिर जो हमारे मायावती साथ ने ना लड़ना कह चाहता दिया है, तो मैं उनकी खिड़की बंद कर देता हूं। नहीं, समाजवादी पार्टी ने थोड़ा सा कैरेट लटकाया है, अगर आप उधर जाना चाहें तो खुल के यहीं कह दें। भारतीय संजय जनता चौधरी अपना पार्टी आगे की को- तैयारी करें। भारतीय जनता पार्टी को ईडी जो- सीबीआई जो को भी- अलर्ट करना अपना जो कर भी देंगे। हटाना चाहता है वो हमारे साथ होगा। और 24 इसके लिए आप देखिए कि जिस तरह से हर पार्टी अब मुझे लग रहा है सामने आ रही है और हमारे समर्थन में बात कर रही है, तो ये एक बयान ओके। बदलाव की है, और ये बदलाव भारी पड़ेगा भारतीय जनता तो पार्टी। मेरा अंतिम क्वेश्चन है इस राउंड का आपसे, अलायंस में दिलचस्पी है ना कांग्रेस की? बिल्कुल है, दिलचस्पी भी है। और उत्तर प्रदेश में आप अलायंस करके चुनाव लड़ना चाहती हैं, राइट? ये तो समय ही बताएगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर लाइकवाइज जो माइंडेड पार्टियां हैं वो सामने आती हैं और वो इंटरेस्ट दिखाती हैं, तो कांग्रेस पार्टी को कोई ऐतराज नहीं। तो कल तक कंधे पर बैठ के बाल खींचने वाली कांग्रेस अब कह रही कि उसे अलायंस में दिलचस्पी है, तो दिलचस्पी कहाँ उसे समाजवादी पार्टी में ही दिख रही होगी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वैभव महेश्वरी मेरे साथ मौजूद हैं। वैभव जी, स्वागत है आपका। देखिए, यहाँ लोगों ने बढ़िया अच्छे वोट बैंक तैयार हैं, सबके अलायंसेस की पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर हो रही हैं, कोई दरवाज़ा बंद कर रहा है, कोई खिड़की खोल रहा है, कोई न कोई तैयारी चल रही है। और जब ये सब इकट्ठे हो जाएंगे तो संजय चौधरी अपना तैयारी हैं इन्हें ठीक करने के लिए। आपकी भी कोई दिलचस्पी है उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट की? ब्रजेश जी, यूपी से ही तो रास्ता होके जाता है इस देश की गद्दी पे। यूपी ने तो सारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और क्या क्या नहीं दिया है इस देश को। तो जाहिर सी बात है यूपी में पूरी दिलचस्पी है आम आदमी पार्टी की। अलायंस जो है वो इस देश की बहुत बड़ी सच्चाई है और बहुत सारे प्रयोग अलायंस के तौर पर हुए हैं इस देश में, और मुझे लगता है कि इसको नकारना उचित नहीं होगा। अलायंस की पॉसिबिलिटीज को, अलायंस के जरूरत को नकारना उचित नहीं होगा। एक बहुत अच्छी चीज हुई है कि राजनीति में बिल्कुल नई आई हुई आम आदमी पार्टी जो है अब अपने मुद्दों से कम और पार्टियों को भी ये चैलेंज कर रही है कि वो जब पब्लिक के बीच में जाते हैं तो मुद्दों की बात करें। अभी कर्नाटक में कांग्रेस से लेकर और तमाम पार्टियां बात करने लगी हैं कि अब हम जब जीत के आएंगे तो बिजली फ्री देंगे, स्कूल ठीक करेंगे, अस्पताल ठीक करेंगे और रोजगार देंगे। तो कम से कम राजनीति में बड़ा सुखद संकेत है कि पार्टियां जा रही हैं और मुद्दों की बात कर रही हैं। अब कुछ लोग उसको फ्री कह रहे हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये फ्री कुछ भी नहीं है। तो वोटर ने ऑलरेडी टैक्स को प्रीपेड करके रखा हुआ है। उसके पीछे जो रिटर्न पार्टियां नहीं करती थी, उनके टैक्स का पैसा जो उनको वापस नहीं करती थी, अब मजबूर हो गई है कि कुछ ना कुछ वापस करना पड़ेगा। आप उत्तर प्रदेश में किसी अलायंस की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं या फिर आप अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं? आपकी तैयारी क्या है?
अभी तो ये कहना बहुत जल्दी है। अभी तो हमें ये लगता है कि नगर निगम में जो चुनाव हुए उसको हम एनालाइज कर दें, हम कहाँ कमजोर हैं, हम कहाँ पर अच्छे हैं, उसके बेस पर हम अपना संगठन ठीक कर लें, उसके बेस पर हम कम से कम अभी नेशनल आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी जरूर है लेकिन एक छोटी पार्टी है, नई पार्टी है, हमारे रिसोर्सेज सीमित हैं, तो उसमें ये देख लें कि हमारे प्रायोरिटी एरियाज क्या होंगे, कहाँ पर कौन से दल क्या कर रहे हैं, कौन से दलों की रुचि है कम से कम की वो बिजली पानी पर या शिक्षा पर बात भी करना चाहते हैं। ऐसे अलायंस का कोई फायदा नहीं होगा ब्रिजेश जी, जिस पार्टी का अस्तित्व ही पढ़ाई लिखाई और बिजली पानी पर हुआ है और वो ऐसी जगह जाके अलायंस कर ले जहां की जो इनकी बात ही नहीं करते, तो ऐसा अलायंस प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो ये आम आदमी पार्टी को भी देखना पड़ेगा। मैं ये समझना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के जो टॉप लीडर्स में से एक हैं संजय सिंह, वो कई बार समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर भी गए, अखिलेश यादव के साथ उनकी प्राइवेट और राजनीतिक मुलाकातें भी हुई, तस्वीरें भी खींच खींच के डाली गई। अभी कोई पॉसिबिलिटीज आपके साथ है उनकी पार्लियामेंट इलेक्शन में, या फिर आप अकेले जाएंगे, या फिर आप कह रहे हैं जिनकी दिलचस्पी नहीं है शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में? ये इशारा आप किसके लिए कर रहे हैं? नहीं, इशारा नहीं है, तो असल में अभी तक तो मुद्दे की राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर हुई नहीं, तो इशारा क्या कहें, सब की सब पार्टियां ऐसी हैं। लेकिन चलिए देर आए तो जब यहाँ कोई मुद्दे के आधार पे नहीं लड़ता तो क्या करने समाजवादी पार्टी के दरवाजे गए थे आप? तो रही बात संजय सिंह जी की, राष्ट्रीय नेता हैं, बहुत बड़े चर्चित सांसद हैं, तो उनकी तो सारे देश के नेताओं से खूब मुलाकात होती है। फोटो खिंचा के डालना चुनाव के टाइम में, कद्दावर नेता इसका मतलब की पॉसिबिलिटीज तलाश रहे हो, कहीं एंट्री मिल जाए, कोई अलायंस हो जाए, आपका भी खाता होता खुले। फोटो खिंचवाने से ब्रिजेश जी ये होता है कि बहुत दिनों तक एक चर्चा चलती रहती है, बहुत दिनों तक एक चर्चा बनी रहती है पार्टियां। फोटो खिंचवाने से इतना ही पर ऐसा ना हो कि लोग सिर्फ फोटो ही समझ लें, मुद्दों के ऊपर आगे कोई सीरियस बात न करे, ये भी तो हो सकता है। मैंने यही कहा कि अभी तो हमें संगठन पे काम करने की जरूरत है और बहुत सी चीजें हमें इंटरनली एनालाइज करने की जरूरत है, और पार्टियों की भी किस तरह से अलायंसेस बन रहे हैं उनको देखने की जरूरत है, और तब जाके ही आम आदमी पार्टी इसके बारे में। अच्छा, एक आपने स्टेटमेंट देखा होगा आज मायावती जी का, आज ही जारी हुआ उनका स्टेटमेंट, काफी नाराज है संजय चौधरी की पार्टी से। आपने इसको कैसे देखा उनके स्टेटमेंट को? बहुत फनी है। और संजय जी कह रहे हैं कि वो हमेशा कड़े शब्द पार्टी भी कह लीजिए या भाजपा की, जैसे कि भाजपा के अनुषांगिक संगठन है, ऐसी भाजपा के अनुषांगिक पार्टी भी है, तो वो बीएसपी कह लीजिए कि वो है, उस पे कैसे भरोसा करेंगे? अफसोस की बात यह है कि बीएसपी को कोई आता नहीं, वरना आपको करारा जवाब मिलता है। मैं चाहता हूं कि ओके, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने जब कड़े शब्द बोलेंगी तो थोड़ा सा वोट का विभाजन होगा। शुक्ला जी भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं इस कार्यक्रम में। ब्रजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये निकाय चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो बीजेपी के लिए, और विपक्ष को इसे किस तरह से लेना चाहिए। दूसरा, विपक्ष खुद को तैयार करने की और हार से निकलने की जो कोशिश कर रहा है उसमें उन्हें क्या कामयाबी मिल सकती है, और पार्लियामेंट इलेक्शन में कोई अलायंस की पॉसिबिलिटीज है उत्तर प्रदेश में? ब्रजेश जी, यदि इस चुनाव का विश्लेषण करें तो काफी कुछ समझ में आता है कि विधानसभा चुनाव के बाद काफी परिवर्तन आपको देखने को मिले इस चुनाव में। आप देखिए कि जिस ढंग से एकजुट होकर के मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी के साथ गया था, यदि इस चुनाव को देखें तो उसमें कहीं दरार दिखती है, और इस बात की संभावना लग रही थी। कारण क्या है कि जब समाजवादी पार्टी बीजेपी को नहीं हरा पाई थी, इस तरह की सुखबराहट हुई थी। मायावती इस बात का प्रयास कर रही थी कि किसी तरह ये समझाया जाए कि साहब दलित और मुस्लिम मिल करके समाजवादी ये भाजपा को हरा सकते हैं जी। अब आप देखिए कि सहारनपुर की मैं बात कर रहा हूं, सहारनपुर में एकजुट होकर मुस्लिम चला गया है बसपा के साथ। मेरठ, जो अतुल प्रधान मुसलमानों के बीच हीरो हुआ करते थे, उनको मुस्लिम मोहल्लों में नहीं वो किया गया, बाकायदे वहां पर ओवैसी बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं। मुरादाबाद, वहां कांग्रेस को वोट चला गया है। हाँ, बड़ा चौंकाने वाला था, जबकि ये मुरादाबाद साइकिल का सबसे स्ट्रांग होल्ड एरिया था। हाँ, मजबूत गढ़। और संभल में यही स्थिति हुई, ओवैसी बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं। मैं एक कितनी चर्चा करूं, इसके तमाम नाम लेने से फायदा नहीं है जी। तो समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपने इस वोट बैंक को कैसे मजबूती लाते हैं। कारण कि लोकसभा चुनाव के पहले उन्हें मजबूती लानी पड़ेगी, फिर वही स्थिति ले जानी पड़ेगी कि जब उनको 90% मुस्लिम ने आंख बंद करके बाकायदे उनके पक्ष में मतदान किया था,
और तब उनको इतनी भारी सफलता मिली थी। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। जहां तक मायावती के आक्रामक की बात है, उन्होंने पिछली बार विधानसभा में ब्राह्मण और दलित का एक फार्मूला निकाला था, लेकिन वो बुरी तरह फ्लॉप हुआ। उनको कोई सीट नहीं मिली, एक सीट मिली। अब उन्होंने एक नया प्रयोग निकाय चुनाव में किया है। निकाय चुनाव के जो तमाम पंचायतों जिला वो जो पंचायत के ये दलित मुस्लिम गठजोड़ की तरफ बढ़ी है, वो जो चुनाव हुए, नगर पालिका परिषद के जो चुनाव हुए हैं और नगर निगम के कई चुनाव हुए, उसमें उन्हें लगता है कि मुस्लिम और दलित का कुछ कॉम्बिनेशन जो एकजुटता है वो दिख सकती है। तो इसलिए वो बीजेपी के वक्त आक्रामक होती चली जाएंगे। अब आने वाले दिनों में देखिएगा वो सीधे हमला करेंगे बीजेपी पर, कारण उन्हें पर उनका जनाधार ब्रजेश जी हर चुनाव में खिसकता जा रहा है, वो अपनी जमीन खोती जा रही हैं। क्या इस बात की पॉसिबिलिटीज है कि मायावती जिस तरह की राजनीति कर रही हैं वो बाउंस बैक कर पाए यूपी में? देखिए, कुछ क्षेत्रों में उनको सफलता मिल सकती है यदि वो लड़ाई लड़ती नहीं तो। यदि जो ये ट्रेंड अभी दिखा है, क्योंकि पश्चिम में एक अजीब तरह की राजनीति शुरू हुई है। विधानसभा चुनाव में ज्यादातर मुस्लिम जो मतदाता उसे लगता था कि इस बार योगी सरकार जा रही है, विदाई हो रही है। मैं जब गया था तो लोग कहते थे कि साहब आपको कोई शक है, लेकिन जब नहीं विदाई हुई तो उन्हें लगता है कि अब क्या प्रयोग किया जाए। और बसपा का कैडर ये गांव-गांव बता रहा लोगों को कि साहब दलित और मुस्लिम वो एकजुट होकर इन्हें हरा सकता है। अब ये कितना कारगर होता है, लेकिन शर्त यह है कि अधिकांश वो मुसलमानों को टिकट दें जो उन्होंने नगर निगम के या पालिका और टाउन एरिया में किया। ये बात 17 में 11 उतार के उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है। ये एक्सपेरिमेंट निकाय में किया उन्होंने, पर ये खतरनाक और बड़ा जहरीला है। मतलब ये एक फायदा भी दे सकता है बीएसपी को और बीजेपी को भी फायदा दे सकता है, या बीएसपी को बहुत गड्ढे में पहुंचा सकता है। ये उनकी सफाई भी कर सकता है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली गिरा सकता है। लेकिन मतलब ये बहुत ही डेडली और खतरनाक दांव है। लेकिन वो उनके पास खोने को कुछ नहीं है जी। खोने को क्या है उनके पास? बहुत ठीक बात है। एक विधानसभा सीट है तो वो प्रयोग के अलावा वो कर क्या सकती हैं, इसलिए ये प्रयोग करने के लिए उनकी व्यवस्था है। अब ये कितना सफल होगा कितना नहीं सफल होगा आज हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये प्रयोग होने जा रहा है, आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। ओके ब्रजेश जी हमारे साथ बने रहिएगा। वीरेंद्र जी भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज दो बड़े विपक्षी दलों की रिव्यू मीटिंग हुई है हार को लेके। तो एक तो इनके मंथन से निकला क्या, और तीसरा ये बीजेपी से कैसे फाइट कर पाएंगे, इनका मनोबल कैसे एक तो बढ़ेगा, क्या कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और तीसरा कि क्या किसी तरह के अलायंस की पॉसिबिलिटीज़ इन दलों के बीच अपोजिशन में दिख रही है? देखिए, ये जो समीक्षा बैठकें होती हैं, ये जो कमियां रह गई चुनाव में, किन वजहों से हारे, उन कारणों को ढूंढने के लिए होती हैं। लेकिन इन समीक्षा से और इस मंथन से जो रिजल्ट आता है उस पर ज़्यादातर पार्टियां अमल नहीं कर पाती, और अगर वो सुधार लागू कर लेती तो शायद बड़ा बदलाव आता है, लेकिन वो सुधार हो नहीं पाता और ये समीक्षाएं सब दिखावे तक सीमित रह जाती हैं। देखिए, समीक्षा आज इस बात की राजनीतिक दलों ने की कि कैसे संगठन को मजबूत बनाया जाए और बीजेपी से कैसे लोहा लिया जाए, टकराया जाए, बीजेपी से कैसे चुनाव लड़ा जाए। बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए जो समीकरण है उत्तर प्रदेश में, वो वोटों का बिखराव रोकना सबसे पहली शर्त है, और उस वोटों के बिखराव में न मायावती कुछ कर पा रही है, न अखिलेश यादव कुछ कर पा रहे हैं, और कांग्रेस का तो ज़्यादा कुछ उत्तर प्रदेश में अभी दिखता नहीं। हाँ, आम आदमी पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, कुछ जगहों पर वो चुनाव जीते हैं। अब लोकसभा चुनाव में उनके बारे में कुछ राय बनेगी। एक बात अभी कही गई कि मायावती के पास अगर दलित और मुस्लिम का गठजोड़ हो जाए, कॉम्बिनेशन हो जाए, तो वो बड़ा निर्णय पलट सकती हैं, तस्वीर बदल सकती हैं। मायावती का वोट परसेंट अब इस चुनाव में 8.5 हो गया है, विधानसभा में 12 के लगभग था। अगर आप दुगुना कर दें
तो 24 हो जाएगा। 24 पर भी कितनी लोकसभा की सीटें जीत सकती हैं? अगर मुसलमान एक तरफा दे दे तो, और मुसलमान अगर सब एक तरफा मायावती दे देगा तो ये अखिलेश और ये कांग्रेस के सब झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं, इतना विधायक और एमएलसी बनाए चुनाव लड़ाते हैं। असली दावेदार तो ये सब हैं। तो एक तरफा की बात तो कहीं दिखती नहीं है। देखिए, लेकिन ये बात जरूर है कि अगर वोटों का बंटवारा नहीं रोक पाए तो उत्तर प्रदेश में जो योगी और मोदी का करिश्मा है वो विपक्ष को एक एक सांसद जीतने के लिए नाको चना चबाना पड़ेगा। कर्नाटक में कांग्रेस भले जीत गई हो, लेकिन यूपी में स्थितियां दूसरी हैं। यहाँ बीजेपी बहुत स्ट्रांग है और मोदी और योगी दोनों यहीं पर हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। और ऐसे में बीजेपी के पास बहुत बड़ी फौज है, वोट बैंक है, इतना आसान नहीं है। ब्रजेश जी, जब हम उस दौर में हैं कि जब समीक्षा के नाम पर नेताओं को और संगठन से ज़्यादा चिंता लोगों को समर्थन मूल्य की हो जाए तो वो पार्टियां तरक्की कम करती हैं। और कुछ पार्टियां तो खाली समीक्षा इसीलिए करती थी कि कलेक्शन हो जाए। जब इस तरह की बीमारी छुआछूत आ गया, और कुछ पार्टियां तो बदनाम हैं और कुछ पर्दे के पीछे से भी लेती हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। तो ये समीक्षा करके कौन सा तीर मारेंगी, ये कौन सा टिकट बदलाव कर देंगी, जब आखिरी दिन इनको उसी को देना है जिसके पास दाम हो। और दाम वाले लोग चाहे पात्र हैं अपात्र, कार्यकर्ता तो हमेशा बोरा बिछाता आया है, बोरे बिछाएगा। और थैली साह टिकट ले उड़ते हैं, ये बहुत बार देखा गया है। भाई कहेंगे कि तुम टिकट तो मांग रहे हो, तुम्हारे पास लड़ने की व्यवस्था है नहीं, अब की रुक जाओ, इनको लड़ लेने दो, तो नया कैंडिडेट तुरंत आ जाता है जी। तो ऐसी समीक्षा बैठक को आप क्या कहेंगे? टाइम पास, इसके अलावा तो ज्यादा कुछ दिखता नहीं है जी, क्योंकि उस पर अमल तो होना नहीं है। तो आज ये बात आती है कि लोकतंत्र में लाठी तंत्र हावी हो गया। हमारे बुजुर्गों ने, नेताओं ने वो दौर भी देखा, तब भी लाठी तंत्र बहुत था, लेकिन इस लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी, बड़ी लाठियां खाई, बड़ा खून बहा, लेकिन इसकी गरिमा को बनाए रखा और इस पर विश्वास लोगों का बना रहा इस लोकतंत्र पर, उसके लिए नेता काम करते रहे। लेकिन आज न नेताओं का ज़्यादा चरित्र बचा है न पार्टियों का। उनको भी जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, माल देने वाला भी हो, पार्टी फंड में भी मदद करे और शोर सिफारिश वाला भी हो। तो ऐसे में आप लोकतंत्र की गरिमा को कहाँ तक बचाएंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। मायावती अकेले जाने का ऐलान कर चुकी हैं, ये साफ है कि वोटों का बिखराव होगा, अब उसे रोका नहीं जा सकता। एक लाइन उन्होंने बोली, वोट हमारा और राज तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। ये काफ़ी पुराना 90 के दशक का नारा है, जो बहुत पहले तो बड़ा हिट हुआ करता था और एक टाइम तो ये बड़ा अपीलिंग था। क्या ये दोबारा से काम कर पाएगा? अब यह है कि नोट तुम्हारा टिकट हमारा, ये भी लोगों ने नारा दे दिया। ऐसी बातें करते हैं। तो ये तो बहुत सारे नारे आते रहे और जाते रहे। क्या तुम्हें बोलूं? ये पार्टियों के लिए बड़ा असामान्य सी बात है जी। इन पर बहुत उम्मीद न करिए। लेकिन अभी भी बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में 75+ सीटें जीतने का अवसर है, क्योंकि उसके पास यहाँ करिश्माई लोग हैं, उनके पास मजबूत कैंडिडेट। जब कमल का फूल बटन दबाने लोग जाते हैं तो वो कैंडिडेट से मतलब नहीं रखते। वो सुषमा खरकवाल लड़ रही हैं कि राजनाथ सिंह लड़ेंगे, वो कहते हैं कि वोट मोदी को देना है। तो जब ये इस तरह की बीजेपी की स्थिति बन गई है, इसको तोड़ना आसान नहीं है। विपक्ष के पास बड़े नेताओं का भी अभाव है। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है कि वो किसी गठबंधन उत्तर प्रदेश में करना नहीं चाहती। अखिलेश यादव उसके स्वाभाविक दोस्त बन सकते हैं, लेकिन अगर ये 20-25 सीट मांगेंगी तो शायद ये गठबंधन पता नहीं हो या ना हो। आपको क्या लगता है, इनको कितना मिल जाए तो इनका सौदा पड़ सकता है? कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में 10, 12, 15 सीट से ज्यादा लड़ने की स्थिति नहीं दिखती है, क्योंकि संगठन कमजोर है उनके पास। संगठन जब मजबूत करें तो बराबरी की बात करें, जैसे मायावती के साथ हुआ था अखिलेश का। अब मायावती आना नहीं है,
बुआ बबुआ में झगड़ा करा दिया बीजेपी ने, और वो कोई संभावना नहीं बची। अब कांग्रेस है और समाजवादी पार्टी बनता है, अगर कुछ करना चाहते हैं तो, नहीं तो सब जीरो लेके अपने घर में बैठेंगे। ब्रजेश जी, तो नेताओं की जो तौर तरीके हैं, जो लोगों को आश्वासन देते हैं, मौके पर टिकट गोल कर देते हैं, लोग ठगे महसूस हो जाते हैं। एक एक विधानसभा में, एक एक लोकसभा में कई लोग टिकट मांगते हैं और नेता किसी को मना नहीं करता। तो सुनिएगा कि अब हम मकान में ताला लगाने वाले हैं और सुना है कि कुछ मेहमान आने वाले हैं, और तुम्हें कहाँ किसी की है परवाह, तुम्हारे वादे का क्या है भरोसा। जो पल की कही तो कल बना दोगे, और जो परसों का कहा तो साल कर दोगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से फीडबैक देने के लिए, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ के एनालिसिस हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ संजय चौधरी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। चौधरी साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कर्नाटक की तरह उत्तर प्रदेश को ट्रीट करना कहीं आपको भारी न पड़ जाए। आपने कुछ सीखा कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश से? देखिए, मुझे लगता है कि वहाँ की स्थितियाँ और उत्तर प्रदेश की स्थितियों में अंतर है, और अंतर का परिणाम ही है कि उत्तर प्रदेश में बार बार लगातार जितने भी चुनाव हो रहे हैं, उन सारे चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास वैसा ही बना हुआ है, और लोकल बॉडी के चुनाव में तो हमने देखा है कि वो और बढ़कर मिला है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता की राजनीतिक समझ पर मुझे लगता है कि जो लोग अगर विश्वास नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की वही जनता है कि जो 5 साल अगर कोई मुख्यमंत्री के बारे में थोड़ा सा भी विचलन अगर जनता को लगता है, तो जनता 5 साल के बाद उसे अपने पद से हटाने की लंबी परंपरा को कायम रखती रही है। अगर उत्तर प्रदेश की जनता किसी पर विश्वास कर रही है और विश्वास करने के बाद दोबारा उसे अपना बहुमत दे रही है, तो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि राजनीतिक रूप से सर्वाधिक जागरूक रहने वाली उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की जो लाइन है, जो नीति है, उसके ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम उत्तर प्रदेश में, जहां का मैं प्रवक्ता हूं, मैं बता सकता हूं कि लगातार हमने मेहनत की है। इस चुनाव के पहले भी पूरे के पूरे बूथ को, जिन बूथों को भारतीय जनता पार्टी हारी थी, उन बूथ पर हमने एक लंबा अभियान चलाया था, और उसी अभियान की परिणति है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय निकाय के चुनाव में और बेहतर प्रदर्शन किया है। अभी जैसे ही ये चुनाव परिणाम खत्म हो रहा है, सघन जनसंपर्क का अभियान भारतीय जनता पार्टी 1 जून से शुरू करने वाली है। तो पूरे के पूरे तंत्र को और कैसे बेहतर करते हुए जनता के लिए और कैसे प्रतिबद्धता के साथ स्थापित करने की बात है। संगठन और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व निश्चित रूप से जो परिणाम पालिका और टाउन एरिया में आए हैं, आप वही परिणाम एक्सपेक्ट कर रहे थे या आपकी अपेक्षा से कम आपको सीटें मिली हैं? और ब्रजेश भाई, देखिए, इसमें आप पूरी टैली को अगर देखें तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने, मतलब 17 के चुनाव में भी, 17 के बाद जो नगर निगम का चुनाव हुआ था, जिसमें हमें इससे ज्यादा बहुमत मिला था, उस बहुमत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं किया था। नगर निकाय में भी जब 16 हुआ करते थे तब हम 14 जीते थे। आज 17 नगर निकाय होने के बाद भी हम 17 की 17। मैं पालिका और टाउन एरिया पर स्पेशल कंसर्न आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। 108 नहीं पालिका आप हारे हैं, 353 टाउन एरिया भी हारे हैं। लेकिन ब्रजेश भाई, पिछली बार 17 की तुलना में हम नगर पालिका भी ज्यादा जीते हैं और हम नगर पंचायत भी ज्यादा जीते हैं। ओके, यानी कि पर आप कंपैरिजन चाहते हैं कि मैं 2017 से करूं, और ये जो 22 में आपका परफॉर्मेंस था इन्हीं सीटों के इर्द गिर्द, उस पे ना करूं? नहीं, आप स्थानीय निकाय के चुनाव का परिणाम तो स्थानीय निकाय से करेंगे। और दूसरी बात जिसकी चर्चा आप भी कर रहे थे, और भी ब्रजेश शुक्ला ने भी जिन्हें भी जिस चीज की चर्चा की, देखिए, इसमें मथुरा और वृंदावन के नगर निकाय का चुनाव का परिणाम भी एक बानगी है, और मुझको लगता है कि उसके विश्लेषण को किए बिना पूरे स्थानीय निकाय के चुनाव का ठीक से विश्लेषण नहीं हो सकता। यह वो नगर पालिका नगर निकाय था जहां कांग्रेस, लोकदल और समाजवादी पार्टी ने, तीनों राजनीतिक दलों ने मिलकर एक प्रत्याशी उतारा था।
एक प्रत्याशी उतारने के बाद वो प्रत्याशी तीसरे या चौथे नंबर पर पहुंचा है। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि विपक्ष जिस दिशा की तरफ जा रहा है, एक गठबंधन बना रहा है, उस गठबंधन का प्रयोग वृंदावन और मथुरा की तो क्या आपने इसका एनालिसिस किया कि मुजफ्फरनगर में आप ज्यादातर सीटें हार गए, बागपत में आप ज्यादातर सीटें हार गए, इटावा में खाता नहीं खुला, आजमगढ़ में बड़ी खराब हालत रही, इनका भी रिव्यू किया या नहीं किया? नहीं किया है और उस पर काम भी हो रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि इन जिन 3 जगहों के आपने नाम लिए हैं उसमें से एक जगह का जीता हुआ प्रत्याशी आज सुबह ही भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे। अच्छा, ये सब शुरू हो गया। ये मैं बहुत नहीं बिल्कुल ठीक है, सबको शामिल कराइए, बात आपको बता रहा हूं। बिल्कुल ठीक बात है। मनोज यादव काका मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप 2-4 जिले गिनाकर बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आप 2-4 जिले में भले ही इनके ऊपर हावी हो गए हों, पर अधिकांश जगहों पर बीजेपी ने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई है। आपका वोट शेयर भी कम हुआ है, आप तकरीबन 15% वोट शेयर तक सिमट के रह गए हैं। ये निकाय के चुनाव हुए हैं, आप अपना घर देखिए पहले। देखिए, मैंने आपको उदाहरण प्रस्तुत किया और वहीं मैनपुरी में इन्होंने जब आपने आंकड़े प्रस्तुत किए, ये नगर पालिका परिषद में, नगर पंचायत में बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारी है। दैनिक जागरण की, अमर उजाला की रिपोर्ट है कि 25 संसदीय सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ध्वस्त है। मैं कई ऐसे जनपदों का, आपने बागपत बताया, मैंने आजमगढ़ बताया, हमारा जनपद चंदौली है, मैनपुरी आ गए और मैनपुरी में ये बेचारे जोर लगाए रहे। किस तरह से पुलिसिया तांडव हुआ, किस तरह से लोगों का तो जो काम आप लोगों ने मैनपुरी चंदौली में किया था, मैनपुरी में नहीं कर पाए। नहीं, ये करने का प्रयास हर जगह किया, लेकिन आपने नहीं किया प्रयास वो वाला, चंदौली वाला प्रयास। चूंकि समाजवादी पार्टी थोड़ा लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन एक अंग्रेजी में कहावत है कि टिट फॉर टैट। अगर अब उत्तर प्रदेश की जनमानस को भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि सड़क पे आए, और ये अपने हार को अब पचा नहीं पा रहे हैं, अब वो रोज बाजार कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, जबकि सारे तरह के विश्लेषण ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर महापौर का छोड़ दिया जाए चुनाव, तो सभी नगर पालिका पंचायत में, नगर पालिका परिषद में, सभासद में, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी है। और आप कैसे कह सकते हैं? हमारा यही लखनऊ में देख लीजिए, महापौर में कितना 14.9% वोट शेयर। मनोज जी, काका जी, थोड़ा सच्चाई का सामना करिए, हवा में मत रहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी कभी हवा में नहीं रहती है। आपने इससे पहले भी देखा है, 2022 के चुनाव में भी। अच्छा, कांग्रेस की प्रवक्ता ने एक ओपन अलायंस का एक सहानुभूतिपूर्वक प्रस्ताव रखा है, आपको स्वीकार है? देखिए, हमारे नेता ने बहुत स्पष्ट बात कही है, और वही बात आदरणीय ममता दीदी ने कहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि कांग्रेस को अपना दिल बड़ा करना चाहिए। कांग्रेस ये देखे कि कहां पर उसका क्या अस्तित्व है, इस हिसाब से करे। समाजवादी पार्टी का खुद अस्तित्व से आपका क्या मतलब है जी? अस्तित्व से क्या मतलब है? अस्तित्व से मतलब आंकड़े से मतलब है, उसका एग्जिस्टेंस से मतलब है। आप बखूबी समझ रहे हैं। प्रियंका गुप्ता जी, मुझे नहीं समझना उनका, जिनको चाहिए आपसे और आपसे उनका, मुझे क्या समझना है। प्रियंका जी, अभी आप कह रही थी कि कांग्रेस ने बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की, ये जीत लिया, वो जीत लिया। अभी जो डेटा है हमारे पास वो बताता है आपका 4.9, चलिए 0.1 मैं बढ़ा देता हूँ, 5% वोट शेयर है। अब आप इस बात पे खुश हो सकती हैं कि 2% से 5% आ गए। ब्रजेश जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर से विश्वास लोगों का हट रहा है, कांग्रेस तो गेन करने की सिचुएशन में है। कांग्रेस के पास खोने के लिए नहीं है कुछ उत्तर प्रदेश में, जो भी गेन कर रही है। आज हम 4 सीटों पर ऐसे लड़े हुए हैं जहाँ हम 2nd नंबर पे हैं। पर आप यहाँ पोजीशन नहीं है ना? नहीं, पोजीशन बनने में कितना टाइम लगता है? एक इलेक्शन और पोजीशन बन जाती है। तो चमत्कार होने में टाइम नहीं लगता, एक माहौल बनने में टाइम नहीं लगता। तो आप भारत जोड़ो यात्रा ने जिस कर तरह से पूरे देश का और ये जो लाठी खा रहे हैं सर, भारतीय जनता पार्टी को सोचने में मजबूर कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी आज ये सोच रही है कि आने वाले जितने भी स्टेट में इलेक्शन है उसमें किसको चेहरा बनाया जाए, कि वहाँ की लोकल लीडरशिप को बनाया जाए या सेंट्रल की लीडरशिप को बनाया जाए। तो ये सोचने में मजबूर किसने किया? काल्पनिक सवाल है, लेकिन वीरेंद्र जी ने एक बात कही कि 10-12 सीट मिल जाए तो आप लोग के लिए ठीक है, इतना स्वीकार है? देखिए ब्रजेश जी, मैं फिर से वही बात कहना चाहूँगी कि ये समय आने पर डिसाइड होगा, और समय आ चुका है। जब तक हम अपनी जो मजबूती है, अभी हम उस पर फोकस कर रहे हैं। जितने भी स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, हमारा पूरा ध्यान उसकी तरफ है, क्योंकि हमारा जो बढ़त होनी है जिस स्टेट्स में, वहाँ हम पहले बढ़े। तो शुक्रिया, जो हमारे सामने है। वैभव महेश्वरी को आमंत्रित करता हूँ। वैभव जी, आपको लगता है कि जिन मुद्दों के आधार पर आपकी पार्टी आगे बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में, जब पूरे देश भर में जब चुनाव होगा, और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश जो लार्जेस्ट स्टेट है
पॉलिटिकली ये मुद्दे सस्टेन करेंगे जो उन मुद्दों का जिक्र आप अभी पहले राउंड में कर रहे थे? हाँ ब्रिजेश जी, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब पूरे कंट्री को पिछले 7-8 साल में, 9 साल में, जब से मोदी जी हैं स्पेशली, तब से ये एहसास हुआ है कि रियल मुद्दे हैं क्या। क्योंकि पूरे 9-10 साल रियल मुद्दों की बात तो की नहीं गई कभी भी। तो कम से कम ऐसी पार्टियां, अब मुद्दों में बदलाव भी आ रहे हैं पार्टियों के, तो लोग अब एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, रोजगार की और बिजली पानी की बात कर रहे हैं। तो अब आम आदमी पार्टी ऐसे किसी भी अलायंस का भी जो अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो करना चाहेगी या उसमें उसका हिस्सा बनना चाहेगी, जिसके जरिए जो देश का प्रधानमंत्री आप उत्तर प्रदेश में अपने नजदीक किसको पाते हैं? बीएसपी ईमानदार हो या समाजवादी पार्टी विचारधारा के दृष्टिकोण से? ये तो बहुत ही अभी ये अभी वेग क्वेश्चन है। हम अभी पहले ये देखेंगे हम कहां तक पहुंचे। अब खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा, दूसरी पार्टियों का एनालिसिस करके हमें क्या मिलना है ब्रिजेश जी? हमारे मुद्दे के आसपास कौन है, हमारी अपनी सांगठनिक ताकत क्या है, 5-5.5% वोट शेयर लेके आप कह रहे हैं कि ये लोग कौन है? बढ़ा लेंगे, वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा। पब्लिक होती है, पब्लिक बटन दबा देती है, ये वाला तो वोट परसेंटेज हाँ, वही वाला चमत्कार जिसकी प्रतीक्षा कांग्रेस कर रही है, वैसा ही कुछ पढ़ा लिखा चमत्कार आप भी एक्सपेक्ट करते हैं? कोई चमत्कार नहीं। इस देश में ना तो हमारे पास कोई जातिगत वोट बैंक है, ना हमारे पास कोई ऐसा झगड़े वाला मुद्दा है, ना ही हमारे पास कोई जातिगत आधार है। बस ये है कि एक सपना है कि उस सपने को लेकर बड़े हम लोग पैशनेट हैं, उसको लेके काम कर रहे हैं। शुक्रिया। ये है कि जो भी अलायंस बने, जो भी ऑप्शन आए, उसमें एक पढ़ा लिखा नेतृत्व हमें मिल जाए और पूरे देश का। ब्रजेश शुक्ला जी, आपको लगता है कि समाजवादी अलायंस और कांग्रेस के बीच कोई समझौता बन पाएगा, या फिर कांग्रेस का जो दृष्टिकोण है राष्ट्रीय स्तर पर और विशेष तौर पर हिमाचल कर्नाटक की जीत के बाद, वो समाजवादी पार्टी के साथ जाने के बजाय अकेले जाना पसंद करेगी? ब्रजेश जी, आने वाले दिनों में ये साफ होता चला जाएगा कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो एक गुप्त रूप से एक मजबूत गठजोड़ बना रहे हैं। वो नहीं चाहते कि कोई बहुत बड़ा उनके हिस्से का कोई सीटें जाए। उसमें ममता बनर्जी हैं, उसमें अखिलेश यादव हैं और तमाम क्षेत्रीय दल उसमें शामिल हैं। इनकी कोशिश ये है कि लगभग 300 सीटें ऐसी हों जहां पर क्षेत्रीय दल लड़े, जो मजबूत वहां लड़े, और कांग्रेस से समझौता चाहती है तो उसको 200 सीटों में समेटा जाए। ये सहबाद का खेल अब चलेगा। 2 सीट मैच, कांग्रेस सिर्फ 2 सीट, 200 सीटों पर। ओके, ऑलराइट, अच्छा 200। भारत में पूरे देश में 200 सीटों पर कांग्रेस को छोड़ा जाए और 300 सीटों पर जो अपोजिशन चुनाव है, जो क्षेत्रीय दल है, वो लड़े। और क्या ऐसे किसी फार्मूले पे कांग्रेस काम कर रही है, जो फार्मूले पर आजकल नीतीश कुमार मुझे पूरे देश भर में ट्रेवल करते हुए दिखते हैं? नीतीश कुमार, मैं बताऊं आपको, नीतीश कुमार की स्वीकार कौन कर रहा है? क्या अखिलेश यादव स्वीकार कर लेंगे कि कांग्रेस को सीटें दे दे? क्या आम आदमी पार्टी स्वीकार कर लेगी? बिल्कुल नहीं स्वीकार करेगी। पर वो राष्ट्रीय भ्रमण कर चुके हैं, केजरीवाल से मुलाकात कर चुके हैं, तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक, उड़ीसा तक मिलाए हैं वो। तो हर जगह उनको यही बात मिली कि जहां जो मजबूत है वो लड़े चुनाव। आप देखिए, तो ये कौन सा सीक्रेट अभियान है फिर? अगर पोस्ट पोल अलायंस होना है तब तो फिर अगर बीजेपी थोड़ा बहुत भी कमजोर होती है तो ये सब इकट्ठा होने में 1 घंटा लगेगा। नहीं, तो बात को इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन क्षेत्रीय दल अपने अधिकार नहीं छोड़ने वाले हैं कहीं पर। क्षेत्रीय दल जो हम, क्योंकि मजबूती से लड़ाई को लड़ रहे हैं, चाहे एग्जैक्टली मैं सहमत हुई, क्षेत्रीय दलों की जो लड़ाई हो बड़ी है, चाहे आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना देख लीजिए, तमिलनाडु देखिए, केरल देखिए, उड़ीसा देख लीजिए, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए। क्या स्टालिन अपना अधिकार छोड़ देंगे? ना, बिल्कुल नहीं। बिहार भी एग्जैक्ट देख लीजिए, कोई नहीं छोड़ेगा आपको। वो कहेंगे कि आप इतनी जगह वो है। अब जैसे उत्तर प्रदेश है, कांग्रेस को 2 या 3 सीटें, और वहां इतने कम न करिए ब्रजेश जी, आपने तो 10-12 से घटा के एकदम से 2 कर दी यूपी में, ये थोड़ा ज्यादती नहीं है? अरे मैं जाती नहीं, मैं वीरेंद्र ने तो बड़ा दिल दिखाया, 10 दिया, अब आप 2 दे रहे हो। अब इतने कम में तो बात नहीं करेंगे ना, राष्ट्रीय पार्टी है। बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश जी, धन्यवाद आपका।
धन्यवाद। मैं सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब इस बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक परिचर्चा का हिस्सा बने और आप सब ने अपने अपने पक्ष रखा है। बहनों भाइयों, आप सबको भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।